इस सीरीज को जो भी आपका स्नेह मिल रहा है, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि इसकी प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स इसकी माइक्रोबियल प्रोसेसेस होती हैं। हमने नाइट्रोजन साइकिल में होने वाली अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा और सीखा कि उनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। हमने देखा कि वो सर्कुलेट कैसे होता है नाइट्रोजन अलग अलग लेवल्स पे। इसी के साथ आप गैसियस साइकिल्स को फिनिश कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स की। मैं आपको बता दूं कि अभी भी हम इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ रहे हैं और हम इसकी गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में इसके स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है और फंक्शंस को भी हम कवर कर रहे हैं। हम एनर्जी फ्लो को कवर कर चुके हैं और इसका जो सेकेंड फंक्शन है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, उसमें हम गैसियस साइकिल्स को कवर कर चुके हैं। और आज बारी है सेडिमेंट्री साइकिल्स की। सेडिमेंट्री साइकिल्स गैसियस साइकिल्स से अलग होती हैं और इन्हें हम प्राइमरीली डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजर्वोयर। मैंने आपको बताया था कि गैसियस साइकिल्स का प्राइमरी रिजर्वोयर या तो एटमॉस्फेयर में होता है या हाइड्रोस्फेयर में होता है, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल्स का जो प्राइमरी रिजर्वोयर होता है वो अर्थ के क्रस्ट में मौजूद होता है। सेडिमेंट्री साइकिल्स में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वे एलिमेंट्स फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरह की साइकिल से सर्कुलेट होते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल्स इम्परफेक्ट नेचर की होती हैं। जब हम इम्परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इस तरह के साइकिल्स में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं सेडिमेंट्स में, जिसकी वजह से वे इमीडिएट रिसाइकलिंग के लिए अनअवेलेबल होते हैं। इसीलिए हम सेडिमेंट्री साइकिल्स को इम्परफेक्ट साइकिल्स कहते हैं। एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर जो सेडिमेंट्री साइकिल्स का है वो है इनका एटमॉस्फेरिक एब्सेंस। गैसियस साइकिल्स को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कार्बन या वाटर जैसे एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट में भी मौजूद होते हैं, एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होते हैं, हाइड्रोस्फेयर में भी मौजूद होते हैं। लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल्स में इन्वॉल्व होने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग गायब होते हैं। They normally do not cycle through the atmosphere। जहां सेडिमेंट्री साइकिल्स और गैसियस साइकिल्स के बीच में हम डिफरेंसेस देख रहे हैं, वहीं पर उनके बीच में एक सिमिलैरिटी भी है। वो ये कि ये दोनों ही बायोलॉजिकली ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले एलिमेंट्स बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए भी एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल्स का एक और फीचर है इनका डायरेक्शनल मूवमेंट, जो फैसिलिटेट होता है कुछ प्रोसेसेस से, जिसमें शामिल है इरोजन, सेडिमेंटेशन और माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। सेडिमेंट्री साइकिल्स में हम दो तरह के साइकिल्स को पढ़ेंगे, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल को। और आज के वीडियो में हम केवल फास्फोरस साइकिल को कवर करने वाले हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम इस कोट से, फास्फोरस इज द करेंसी ऑफ लाइफ इन एनर्जी ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में, तो वो ब्रेकडाउन होता है एटीपी की फॉर्म में। ये एटीपी मॉलिक्यूल सर्व करता है एज बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इन लाइफ फॉर्म्स। इसलिए एटीपी को हम एनर्जी की करेंसी भी कह सकते हैं या फास्फोरस को करेंसी ऑफ लाइफ कहा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फास्फोरस साइकिल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़े हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं और समझते हैं कि फास्फोरस का हमारे लिए महत्व क्या है। फास्फोरस एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स के साथ मिलकर ह्यूमन बॉडी का 97% ऑफ बॉडी मास बनाता है और बाकी ऑर्गेनिजम्स में इन सभी एलिमेंट्स के साथ मिलकर ये 95% तक बॉडी मास बनाता है। प्लीज यहां कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैं कह रहा हूं कि 97% ऑफ बॉडी मास बना रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल फास्फोरस बना रहा है। फास्फोरस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बना रहा है, उनसे 97% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास बनता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ह्यूमन बॉडी में तो 90% तक पानी ही होता है, तो पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है।
इसका साइकिल टाइप आपको पता है कि एक सेडिमेंट्री साइकिल का हिस्सा है, और जब हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमें यह भी पता है कि यह एक इम्परफेक्ट साइकिल है। जब हम आगे चार्ट को देखेंगे तो मैं आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा जहां पर जाकर ये साइकिल इम्परफेक्ट साइकिल हो जाता है। फॉस्फोरस के लार्जेस्ट रिजर्वायर की बात करें तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो इसका लार्जेस्ट रिजर्वायर है। क्रस्ट में पाए जाने वाले कुछ फॉस्फेट रिच रॉक्स, जो एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं, उनमें फॉस्फोरस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ओशन सेडिमेंट्स, सॉइल, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके दूसरे रिजर्वायर्स हैं। फॉस्फोरस साइकिल की मेजर ड्राइविंग फोर्स है जियोलॉजिकल वेदरिंग, और इसमें होने वाली प्रोसेसेस की ये एक लिस्ट है जिसको हम डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेदरिंग को समझने से। वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि फॉस्फेट रॉक्स का फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन किया जाता है। इस ब्रेकडाउन की वजह से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन रॉक्स में मौजूद है वो रिलीज हो जाता है और सॉइल का हिस्सा बनता है, जो बाद में अवेलेबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या दूसरे लेवल्स में मोबिलाइज होने के लिए। ये वो प्राइमरी पॉइंट है जहां पर फॉस्फेट अपनी साइकिल में एंटर कर रहा है, या हम इसे एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं फॉस्फेट का। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है कि वेदरिंग में हमने ये तो समझा कि फिजिकल या केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन वो हो कैसे रहा है? तो वेदरिंग होती है दो तरह के फैक्टर्स की वजह से, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके इसको सरल तरीके से समझाता हूं। एबायोटिक फैक्टर्स में हम लेते हैं टेम्परेचर को। आपको पता है दिन में जब कोई भी रॉक है उस पर सनरेज गिर रही हैं, सनलाइट की वजह से ये रॉक गर्म हो जाएगा और गर्म होकर ये एक्सपैंड करेगा। ये एक्सपैंड क्यों करेगा? क्योंकि मैटर का नेचर है कि जब भी उसे हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड होता है, और रात में जब सूरज गायब हो जाएगा और टेम्परेचर कम होगा तो ये रॉक्स हीट को रिलीज करेंगे और वापस से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये लगातार होने वाला एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से रॉक की चिपिंग होती है। चिपिंग में इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स सरफेस पे टूटते हैं और टूटकर ये सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि रॉक का यहां पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और एक तरीके से मिनरल सैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट को ले लेते हैं, मान लीजिए इस पर कोई ग्रीन प्लांट ग्रो कर रहा है। वो प्लांट इस पत्थर में मौजूद दरारों में अपनी रूट्स को फैलाएगा। इन रूट्स के फैलने या एक्सपैंड होने की वजह से ये दरारें समय के साथ थोड़ी सी चौड़ी हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी, और इसकी वजह से रॉक का फ्रेगमेंटेशन होगा। दिखने में ये प्रोसेसेस काफी छोटी और काफी नॉर्मल हैं, लेकिन जब यही प्रोसेसेस हजारों साल तक चलती हैं तो ये प्रोसेसेस बड़े से बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को भी तोड़कर फ्रेगमेंटेशन करती हैं और उससे मिनरल सैंड का फॉर्मेशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल है एपेटाइट रॉक्स का ब्रेकडाउन होना। एपेटाइट रॉक्स वे रॉक्स होते हैं जो फॉस्फेट रिच होते हैं। उनके ब्रेकडाउन होने के साथ ही फॉस्फेट का मोबिलाइजेशन हो जाता है, फॉस्फेट अवेलेबल हो जाता है। अगली प्रोसेस है इरोजन। तो रॉक की वेदरिंग होने की वजह से जो भी मटेरियल यहां इकट्ठा हुआ, इसका फ्रेगमेंटेड मटेरियल, या जिसे हम मिनरल सैंड कह सकते हैं, जो भी मिनरल सैंड यहां इकट्ठी हुई है, अब ये मोबिलाइज कैसे होगी? तो ये मोबिलाइज होगी कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के चलते, जैसे विंड, वाटर या आइस। इरोजन वो प्रोसेस है जहां पे जो वेदर्ड मटेरियल है, ये वेदर्ड मटेरियल इन एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या मोबिलाइज होता है। जब मोबिलाइजेशन का ये सेम फिनोमेना आपको एलिमेंट्स के साथ होता हुआ दिखाई देता है किसी लैंड सरफेस पे, जहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए फॉस्फेट्स हैं, वो पानी में डिसॉल्व हो गए हैं या फिर पर्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में हैं, वो पानी के साथ बहकर लेक्स या ओशंस में चले जाते हैं सरफेस वाटर फ्लो की वजह से। यानी कि किसी एक फील्ड में बारिश हुई और बारिश के होने की वजह से उसमें जितने मिनरल्स मौजूद थे वे सब बहकर और किसी वाटर बॉडी में चले जाएं, तो यह सब कहलाएगा रन ऑफ। इसी फिनोमेना की वजह से जो भी फर्टिलाइजर्स आप अपने खेतों में डालते हैं,
चाहे वो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हो या फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हो, वे सब बहकर किसी वाटर बॉडी में चले जाते हैं और उस वाटर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स से एनरिच करते हैं, जिसकी वजह से उसका यूट्रोफिकेशन होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की मात्रा पानी में बढ़ जाती है। इस यूट्रोफिकेशन के लिए रन ऑफ ही जिम्मेदार है। डिसोल्यूशन प्रोसेस आप सभी जानते हैं। घुलने की प्रक्रिया को डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच द फॉस्फेट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्युबल फॉस्फेट आयंस। जैसे ही ये फॉस्फेट आयंस पानी में घुल जाते हैं, ये अवेलेबल होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स के लिए। जब भी फॉस्फेट आयंस किसी वाटर बॉडी में या सॉइल में अवेलेबल होते हैं अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म में, तो प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके इनका इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। यह प्रोसेस कहलाती है असिमिलेशन। इसका एग्जाम्पल है जब क्रॉप प्लांट्स फॉस्फेट आयंस को एब्जॉर्ब करें और अपना डीएनए, एटीपी या फॉस्फोलिपिड्स बनाने के लिए उसे काम में ले लें, तो वो असिमिलेशन कहलाएगा। यही असिमिलेशन का प्रोसेस आपने नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ा है पिछले वीडियो में। अगला प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो प्लांट या एनिमल की फॉर्म में हो सकता है, और उसे ब्रेकडाउन कर कर सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। इसका एग्जाम्पल आपको यहां दिया हुआ है। मिनरलाइजेशन को अक्सर हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस साइकिल में इसे अलग से पढ़ना जरूरी है। आमतौर पर हम इसे डिकम्पोजिशन में ही कवर कर लेते हैं। मिनरलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान, उसे कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और जैसे ही ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये अवेलेबल हो जाता है सॉइल में फिर से प्लांट्स के लिए। इसका एग्जाम्पल है सॉइल बैक्टीरियाज कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक फॉस्फोरस फ्रॉम लीफ लिटर इनटू फॉस्फेट आयंस। अगला प्रोसेस है इमोबिलाइजेशन। मान लीजिए सॉइल में फॉस्फोरस अवेलेबल है और एक प्लांट ने उसको ले लिया। जो फॉस्फोरस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वो प्लांट बॉडी का हिस्सा बन गया है, उसके डीएनए का हिस्सा बन गया है। अब इसमें से कुछ अमाउंट फॉस्फोरस का साइकिल में लौटता रहेगा हर बार जब इसकी पत्तियां झड़ेंगी और उनका डिकम्पोजिशन होगा। लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी है वो अगर 100 ईयर्स तक सरवाइव करती है, तो 100 साल के लिए कुछ अमाउंट फॉस्फेट का इस प्लांट बॉडी में ही लॉक्ड हो गया है। और ये फॉस्फोरस तभी साइकिल में वापस आएगा जब ये प्लांट मरेगा या इसकी डेथ होगी। सेम चीज एनिमल्स के केस में होती है। तो ये फॉस्फोरस जो कुछ सालों के लिए लॉक हो गया है किसी प्लांट या एनिमल में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। इस साइकिल की लास्ट जो प्रोसेस है जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिससे कि जो डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो पानी में पहुंच गया है रन ऑफ होकर, वो कंबाइन करता है कैल्शियम, आयरन या एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट से और इनसॉल्युबल फॉस्फेट कंपाउंड्स बनाता है। यानी ऐसे फॉस्फेट कंपाउंड्स जो ना तो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं और ना ही प्लांट्स उन्हें एक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होने की वजह से ये इनसॉल्युबल फॉस्फेट कंपाउंड्स उस वाटर बॉडी के बेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंट की फॉर्म में। और ग्रेजुअली जब ये प्रोसेस हजारों साल तक होती रहती है, तो इवेंचुअली सेडिमेंटेशन की वजह से वे बदल जाते हैं फॉस्फेट रॉक्स में। यह प्रोसेस कहलाती है प्रेसिपिटेशन या सेडिमेंटेशन ऑफ फॉस्फोरस। चलिए अब इस चार्ट से पूरे फॉस्फोरस साइकिल को समझना हम शुरू करते हैं और हम अपनी शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेदरिंग से। आप देख रहे हैं ये माउंटेन है। इस माउंटेन में फॉस्फेट रिच रॉक्स होंगे। उन फॉस्फेट रिच रॉक्स का वेदरिंग हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। वेदरिंग के दौरान इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जैसे ही फ्रेगमेंटेशन इनका हो रहा है तो उसके बाद पानी या हवा की वजह से इनका इरोजन होता है। इरोजन होकर ये मोबिलाइज होते हैं। मोबिलाइज होकर ये सॉइल का हिस्सा बनते हैं। बारिश होने की वजह से या तो ये फॉस्फेट्स बहकर किसी वाटर बॉडी में चले जाते हैं या फिर सॉइल में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे ही
ये रॉक के फॉस्फेट्स रिलीज होकर सॉइल में आ जाते हैं तो ये अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स इन्हें इस्तेमाल करके इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इस प्लांट को खाने वाले जो एनिमल्स हैं, ये फॉस्फेट्स उनमें ट्रांसफर होते हैं और फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। फूड चेन का हिस्सा बनने के बाद ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स तक ट्रांसफर होते रहते हैं। जब ये प्लांट और एनिमल्स मरेंगे, मर के डेट्राइटस का हिस्सा बनेंगे, तो इस डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन होने के बाद ये फॉस्फेट्स अपनी इनऑर्गेनिक फॉर्म में वापस अवेलेबल हो जाएंगे। जब ये सॉइल में अवेलेबल हो गए हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो यहां से या तो प्लांट्स इन्हें वापस अपटेक कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए और ये फिर से पूरा साइकिल चलेगा, या फिर एक और जो प्रोसेस होती है वो होता है रन ऑफ या लीचिंग। अगर इनका रन ऑफ हो गया है पानी के चलते और ये किसी वाटर बॉडी में पहुंच गए हैं, तो वाटर बॉडी में पहुंचकर ये वहां के एक्वाटिक प्लांट्स का हिस्सा बनेंगे, या फिर इनसॉल्युबल फॉस्फेट कंपाउंड्स बनकर वे सेडिमेंट हो जाएंगे और फॉस्फेट रॉक्स में बदलेंगे। या फिर अगर ये सॉइल में ही है तो सॉइल में ही आपको एक और फिनोमेना विटनेस करने को मिलता है जिसे हम कहते हैं लीचिंग। जब भी तेज बारिश होती है तो बारिश होने के साथ पानी जो सॉइल में परकोलेट हो रहा है, यानी जो सॉइल की गहराई में पानी चला जाता है, वो अपने साथ इन फॉस्फेट्स को डिसॉल्व करेगा जो सॉइल में मौजूद हैं। ये फॉस्फेट्स सॉइल में डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होकर सॉइल की डीपर लेयर्स में चले जाएंगे। डीपर लेयर्स में जाने के बाद ये वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे और यहां पर ये प्लांट्स के लिए भी अवेलेबल नहीं होते हैं। जब ये डिपॉजिट होते रहेंगे काफी सालों तक, तो ये लगातार डिपॉजिट होकर फॉस्फेट रॉक्स का हिस्सा बनेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस की वजह से। और ये वो प्रोसेस है जहां पर आकर फॉस्फोरस इमोबिलाइज हो जाते हैं, यानी कि अब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए लॉक हो गए हैं। अब ये वापस से फॉस्फोरस साइकिल में कैसे आएंगे? तो ये फॉस्फोरस साइकिल में वापस तभी आएंगे जब टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थ की क्रस्ट में अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्टमेंट होने की वजह से अगर ये सरफेस वापस से किसी पहाड़ के रूप में एक्सपोज हो जाती है एटमॉस्फेयर को, तभी ये हिस्सा बन पाएंगे। और आपको पता है कि पहाड़ बनने की प्रक्रिया सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स ले सकती है, करोड़ों साल ले सकती है। इसीलिए यही वो पॉइंट है जहां पर आकर ये साइकिल इम्परफेक्ट साइकिल हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करें और इस साइकिल को एक बार ठीक से समझने की कोशिश करें। मैंने यहाँ उन सभी प्रोसेसेस को लिस्ट आउट कर दिया है और उनकी एक छोटी समरी दी है 1 लाइन में, ताकि आप इन सभी प्रोसेसेस को इस साइकिल में होता हुआ देख सकें और रिलेट कर सकें। इस वीडियो को खत्म करें उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स। हालांकि ये आपके पहले लेक्चर का ही हिस्सा होना चाहिए था जब हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को शुरू किया, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। साथियों, प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है वो डोमिनेंट प्रोसेस जो किसी भी एलिमेंट को मोबिलाइज करती है ताकि वो अपने रिजर्वायर से बाहर निकले और बाहर निकलकर साइकिल का हिस्सा बने, एक्टिव सर्कुलेशन में आए। फॉस्फोरस साइकिल में ये मेन प्रोसेस जियोलॉजिकल वेदरिंग है, इसीलिए हम जियोलॉजिकल वेदरिंग को फॉस्फोरस साइकिल का प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। जहां तक बात है दूसरे साइकिल्स की, तो मैंने हर एक साइकिल का प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स आपको यहां मेंशन किया है। हैव अ लुक एट इट एंड आई होप इट हेल्प्स यू। इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। हमने पढ़ा सेडिमेंट्री साइकिल क्या होते हैं, हमने फॉस्फोरस साइकिल को आज पढ़ा, उसमें होने वाले प्रोसेसेस को पढ़ा, और हमने फिनिश किया प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझकर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।